मतलब कॉइल में करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मतलब इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय चेंजिंग चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय मेकिंग द कॉइल फिक्स एंड इंसर्टिंग द कॉइल, या हम लोग मतलब बाय कीपिंग द कॉइल फिक्स्ड एंड ब्रिंगिंग द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट, हम लोग मैग्नेट को इन एंड आउट ऑफ दिस, उससे उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय कीपिंग द मैग्नेट फिक्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ कॉइल। ओके, समझ आया? आप मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए, आप इस कॉइल को इसके अंदर इंसर्ट कराइए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आया? गॉट इट एवरीवन? अब इलेक्ट्रिक जनरेटर की क्या वो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। एसी में हमारे पास होते हैं स्लिप रिंग्स, और हमारे पास डीसी जनरेटर में होते हैं स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर्स भी आप उसको बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स जो है वो मोटर के अंदर भी होते हैं। डीसी मोटर, ये जितनी मोटर हमने पीछे पढ़ी है वो सब डीसी मोटर थी, दे वर डीसी मोटर्स। डीसी मोटर के बारे में ही उसको याद रखिएगा। गॉट इट? समझ आया डीसी मोटर क्या होती है? तो डीसी मोटर में ही यानी डायरेक्ट करंट वाली मोटर की बात कर रहे हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट वाली मोटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो डीसी करंट के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और इसी के लिए सर नहीं है? एसी के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन, एसी में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती करंट की। एसी में करंट जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं आगे पीछे, और उसकी वाइब्रेशन ट्रैवल करती है, तो इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करते उसके अंदर, तो वो अलग तरह से काम करता है। ठीक है, ओके स्टेट द सर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या प्रिंसिपल होगा? इट वर्क, चलो इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या प्रिंसिपल होता है बोलो? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, कि जब आप किसी भी एक करंट के सॉरी एक कंडक्टर को प्लेस, या कंडक्टिंग कॉइल को, या एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को, या एक इंसुलेटेड कॉइल को आप रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो और उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हो, तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है, और वो इंड्यूस करंट पर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। ठीक है, नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की कुछ सोर्स के नाम बताइए। तो जैसे बैटरी हो गई, डी आपकी जो बैटरी होती है वो डेनियल सेल है डायरेक्ट करंट का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट एग्जांपल्स होगा, या जो मरकरी सेल होता है जो घड़ी में डलता है वो। ठीक है, और पेंसिल सेल सेल वगैरह जितने भी होते हैं वो सब डीसी करंट के एग्जांपल्स होगा। मैं इसको अभी लिखवा दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके बाद है विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी सोर्स जो है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है? अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर भी बोल सकते हो, या अल्टरनेटर भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। और दूसरा आपके जो होम सप्लाई है, होम सप्लाई वो भी एक सोर्स है एसी करंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में जवाब दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, C. C. A rectangular coil is rotated in the magnetic field. The direction of induced current in the coil changes after half cycle. आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है। ये हम लोगों ने बहुत देर तक डिस्कस किया था उस दिन, तो आपको याद है अभी तक, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डीसी करंट और अल्टरनेटिंग नेम टू सेफली मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। दो सेफ्टी मेजर बताइए। तो एक तो होता है हमारे पास फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर को हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक्चुअली में फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, फ्यूज वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसको भी हम लोग लिखेंगे अभी। फ्यूज वायर जो होता है वो एक तरह से एक छोटा पतला थिन वायर होता है, जो जिस जो कि एक
स्पेशली डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को पास करने के लिए। उससे ज्यादा करंट इसमें जाएगा तो ये हीट हो जाएगा और ये ब्रेक कर जाता है, इट ब्रेक्स, और सर्किट ब्रेक कर देगा, मतलब इट विल ब्रेक द सर्किट। व्हेन द वायर ब्रेक द करंट, नो करंट विल फ्लोज इनटू द अप्लायंस एंड विल रिजल्ट इन दी, मतलब सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है। और बहुत ही मतलब बोलेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मोस्ट कॉमनली कॉमनली यूज्ड सेफ्टी मेजर्स है, मतलब जो यूज की जाती है किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए। हम लोग अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये प्रिंसिपल पे काम करती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग, फ्यूज वायर वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बताओ किस पे काम करता है, बोलो। इट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो फ्यूज वायर होना चाहिए भाई कैसा? फ्यूज वायर मस्ट बी थिन, क्योंकि ज्यादा मोटा होगा तो फिर बहुत कम रेजिस्टेंस होगी, बहुत कम रेजिस्टेंस होगी तो हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगी और बहुत सारा करंट उससे चला जाएगा। तो इट शुड बी थिन। गुड कंडक्टर होना चाहिए, तो थिन होना चाहिए। दूसरा गुड कंडक्टर होना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं होना चाहिए, सॉरी बैड कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैड कंडक्टर होगा तो फिर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि आधा करंट तो यही भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे तक क्या जाएगा। तो इट शुड बी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और ऑलमोस्ट इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पहले कॉपर वायर की, मतलब कॉपर वायर रखते हैं अंदर, ठीक है, और कॉपर वायर के ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा मोटा भी हो जाए। मोटा क्यों करना है? ताकि मोटा इसलिए करना है कि थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक अगर हम लोग कॉपर वायर ले लेंगे तो एकदम जल जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग किसकी कोटिंग कर देते हैं? जिंक की। हम जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं? जिंक की कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जल्दी से, मतलब ऐसा वायर भी होगा हमारे पास। कॉपर का क्यों डाला? ताकि गुड कंडक्टर हो जाए। ऊपर से जिंक की कोटिंग क्यों की? ताकि मोटा भी हो लेकिन ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट ना हो, क्योंकि कॉपर वायर अगर मोटा ले लोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा करंट पास कर देगा, तो जिंक उतना अच्छा करंट पास करने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया कि जिंक को रखा इसलिए क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। कॉपर का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो कॉपर जल्दी से मेल्ट नहीं करेगा लेकिन जिंक मेल्ट कर जाएगा ज्यादा करंट पास करने से। तो वी यूजुअली हैव दिस इन अ फॉर्म ऑफ, एक तरह से अंदर कॉपर का वायर होता है और ऊपर के ऊपर इसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। दिस मेक दिस गुड कंडक्टर भी बना देगा और साथ में उसका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग की वजह से वो ज्यादा मोटा तो होता है लेकिन वो ऐसे मेटल से मोटा होता है जो कि जल्दी से मेल्ट कर जाता है। तो गुड कंडक्टर कॉपर की वजह से और लो मेल्टिंग पॉइंट जिंक की वजह से। और थिन, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर का अगर आपने प्योर कॉपर का मोटा वायर ले लिया तो फिर तो वो बहुत ज्यादा करंट पास कर देगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट हैज सर्किट ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर, उसमें 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? क्या रिजल्ट उसमें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बताओ। क्या वो जलेगा? 2 किलोवाट का हीटर है या इलेक्ट्रिक ओवन है, उसको आपने 5 एम्पियर के साथ लगा दिया 220 वोल्ट पर, तो बताइए कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। तो आपको पता है P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहाँ पर आपके पास 5 इंटू 220 आगे आपके पास दैट इज 1000 मतलब 1100 वाट आ जाएगा, 1100 वाट, यानी इट विल बी 1.1 किलोवाट। तो आप एक 5 एम्पियर के सर्किट से मैक्सिमम 1.1 किलोवाट का लोड ले सकता है। ठीक है, आपने अगर 2 किलोवाट का लिया तो जाहिर सी बात है जलेगा वो। 5 एम्पियर के सर्किट से अगर आप 2 किलोवाट ले रहे हैं, जबकि अलाउड इज मैक्सिमम अलाउड जो लोड है दैट इज 1.1 किलोवाट। 1000 से डिवाइड किया इसको, यू विल गेट दिस। तो मैक्सिमम अलाउड किसी भी 5 एम्पियर के सर्किट पे इंडिया में 220 वोल्ट में सप्लाई होती है, तो अगर उससे करंट पास होता है तो मैक्सिमम अलाउंस करंट इज ओनली एंड ओनली 5 एम्पियर करंट से पास होगा, दैट वुड बी हम बोलेंगे कि वो है 1.1 किलोवाट। अगर आपने उसमें 2 किलोवाट का लगा दिया तो सर्किट विल ब्रेक, ऐसा सॉकेट जो होगा हमारा वो जल जाएगा। व्हाट, चलिए बताइए, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट? ज्यादा ओवरलोडिंग ना हो। तो एक तो सबसे पहले तो ओवरलोडिंग होती कैसे, कब है? ओवरलोडिंग होती है जब ओवरलोडिंग जब आपने मैक्सिमम लोड को अप्लाई कर रखा हो किसी एक ऐसे सर्किट से जिसकी कैपेसिटी नहीं हो उतना करंट को पास करने में। जैसे आपने 5 एम्पियर के सॉकेट से आपने 2 किलोवाट का कोई अप्लायंस को चला रखा है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर देगा, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। समझ आया? यू गॉट इट बेटा? सो
what precaution should be taken to avoid the overloading of domestic circuits, electric circuits? So it is simple that if क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए दैट मैक्सिमम अलाउंस करंट या शुड बी टेकन, जितना उसके मतलब जितना उससे करंट सॉकेट के है उतना ही हम लोग को लेना चाहिए. वी शुड यूज द एमसीबीज. एमसीबीज क्या होती हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ये एक स्पेशलाइज्ड कॉइल होती है जिसके अंदर जो काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है. और मैं इस पे एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है. एक मिनट आप वेट कीजिए, ठीक है. मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरह से काम करती है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से काम करने पर क्या होता है कि एमसीबी ना एकदम से ब्रेक कर जाती है. मेरी आवाज तो आपको क्लियर आ रही है ना एकदम? कोई ब्रेक? अगर ब्रेक कर रही हो आवाज तो मुझे बता देना. आई विल चेंज द इंटरनेट कनेक्शन. Circuit breaker. A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit. सर मुझे ऐसा लग रहा है बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं. हाँ, मैं बोल तो पा रहा हूँ लेकिन मैंने माइक म्यूट कर रखा था. आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो काम करता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या होता है कि इसके अंदर एक सर्किट होता है जिसमें मैग्नेट बनती है और ये इंस्टेंट काम करता है. मतलब देयर इज नो डिले इन एमसीबीज. जबकि फ्यूज वायर में हीट होने पर टाइम लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक करंट पास हो सकता है. यानी ब्रेक करने में और हीट होने में फर्क लगता है, टाइम लगता है. लेकिन दिस इज एन इंस्टेंट प्रोसेस. मैग्नेट बनना इज एन इंस्टेंट प्रोसेस. इट इज नॉट अ डिले प्रोसेस. From damage caused by excess current, typically resulting from an overload, depending on the flow of current. अब देखोगे तो ये एमसीबी अंदर से कुछ इस तरह से होती है. इसमें ये ऐसे मैग्नेट बनी हुई है और जैसे ही और यहाँ से करंट इसमें से पास हो रहा है, मतलब ये वायर है. तो जैसे ही इससे ज्यादा करंट पास होगा, मतलब ज्यादा करंट यानी एक लिमिटेड अमाउंट की है कि इतने एम्पेयर तक इसमें वो है. जैसे ही ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा मैग्नेट बनेगी और ज्यादा मैग्नेट बनने पर ये मैग्नेटिक ट्रिगर को खींच देती है और ये ट्रिगर जो है वो नीचे गिर जाता है. दिस सिंपली रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ दिस गन. तो इसको आपको समझना किस तरह से ये काम करती है. Magnetic coil is part of thermal tripping arrangement, where in case of short circuit or heavy overloads, strong magnetic field is produced in the coils. Copper braid connects the moving element with the static element. On-off switch is operator with which we manually interrupt or turn on the electric circuit.
In outgoing terminal we connect outgoing phase from circuit breaker. Working principle of circuit breaker. The most important thing that circuit breaker is doing is to safely and reliably switches off electrical circuit during abnormal conditions of the network, that means overload condition as well as faulty condition. Under normal working conditions, circuit breaker work when we switch operator manually from position off to position on. जब जैसे तुमने ऑन किया तो ये वाली लेड जो है वो यहाँ तक करंट आ रहा था, लेकिन ये जब नीचे थी तो इससे टच नहीं थी, लेकिन जैसे ये टच हुई तो ये इसमें गया करंट मेन उसमें, और फिर ये आपके आउटपुट से होते हुए इस तरह से बाहर निकल चुका है। और उसके बाद आप Electric current carrying path shown in animation. First incoming terminal, then contact point of moving in fixed contacts, then magnetic coil, then bimetallic strip, then outgoing terminal. All are arranged in series. Types of miniature circuit breakers. Miniature circuit breakers are classified into three major types according to their instantaneous tripping currents. They are Type B, Type C, Type D. now you got it, समझ आया कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ब्रेक करता है। जैसे ही आपका एक्सेस ऑफ करंट इसमें से पास होगा तो ये फौरन से लेड को खींच जाता है, और जिसकी वजह से सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो मेन आपको जो समझना है वो ये समझना है कि किस तरह से सर्किट ब्रेक करता है। इट इज इंपॉर्टेंट कि सर्किट का ब्रेक करना किस तरह से है। इसमें ये जो वर्क करता है मैग्नेटिक कॉइल के ऊपर वर्क करता है। जैसे ही करंट पास होगा इंस्टेंट मैग्नेट बनती है। इट इज नॉट अ डिलेइंग प्रोसेस, इट इज नॉट एन डिलेइंग प्रोसेस। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक डिलेइंग प्रोसेस है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। और इससे आपका जो हम लोग मैं बोल रहा था कि वो बहुत हद तक आपका सेफ रहता है, मतलब आपका जो अप्लायंस है वो सेफ रहता है। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये पूरे घर के लिए हम लोग इंडिविजुअल डिवाइस के लिए नहीं लगा सकते, जबकि फ्यूज वायर को हम लोग इंडिविजुअल डिवाइस के लिए लगा सकते हैं। फ्यूज वायर जो होता है वो इंडिविजुअल डिवाइस के लिए आप लगा सकते हैं, और उससे फायदा ये होता है कि जब आप इंडिविजुअल किसी भी डिवाइस के लिए इसको लगाएंगे तो उसी डिवाइस का फ्यूज वायर उसी के अकॉर्डिंग पावर लेता है। अभी आपने सपोज कीजिए अभी एसी लगा रखा है, और उसके बाद उसी उसी प्लग में आपने सपोज कीजिए आयरन लगा रखा है, तो आयरन का लोड और एसी के लोड में फर्क है। बस इसकी डीमेरिटी होती है, ये फिक्स उसके लिए होता है। और ये मतलब बहुत ज्यादा जब करंट पास करता है ना, शॉर्ट सर्किट यानी कहीं फॉल्ट होता है, तभी ये ब्रेक करता है। यानी व्हेनेवर देयर इज अ शॉर्ट सर्किट तभी जनरली जो है एमसीबी काम करती है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ये एकदम परफेक्ट काम करती है, मतलब आपका अप्लायंस 100% सेफ रहता है। उसमें चांसेस नहीं होते। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इंस्टेंट ब्रेक करती है, और इट देयर इज नो डिले, कोई सेकंड्स का डिले नहीं होता इसके अंदर। बहुत मिनिमम अगर हम मानेंगे तो बहुत कम डिले है, और हमारा जो अप्लायंस है वो पूरा का पूरा सेफ रहता है। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके ओके। तो इस तरह से हम लोग ये काम करता है। और एमसीबी में, और बच्चा लोग मुझे बताइए फ्यूज वायर में और एमसीबी में क्या फर्क होता है, और दोनों का क्या डिफरेंस है? बताइए मुझे, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज वायर एंड एमसीबी? दोनों का पहले प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करोगे, बताओ फ्यूज वायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बोलिए। इट हीटिंग वर्क ऑन, इफेक्ट। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जबकि जबकि एमसीबी किस पर काम करती है बोलो? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। फ्यूज वायर हर इंडिविजुअल डिवाइस के लिए अलग से लगाया जा सकता है। जैसे अगर आपको आयरन है तो आयरन के अंदर फ्यूज वायर लगा होगा, रेफ्रिजरेटर है तो उसके अंदर लगा होगा, आपका अवन है तो अवन में लगा होगा। तो फ्यूज वायर
जो होता है जनरली वो हर एक सेफ्टी डिवाइस के लिए यानी हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जनरली अवेलेबल होता है और उसके में लगा रहता है। बट एमसीबी जो होती है वो जनरली फॉर दी एक सॉकेट, एक पर्टिकुलर सॉकेट के लिए होती है कि 5 एम्पेयर का सॉकेट है तो उससे मैक्सिमम 5 एम्पेयर ही करंट पास होगा, जैसे इस पे आपने ओवरलोडिंग करी तो वो ब्रेक कर जाएगा। सो इस तरह से एमसीबीज काम करती है। समझ आया? एमसीबीज जो है वो पर्टिकुलर सॉकेट्स के लिए होती है। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर लगाने के लिए आपने लगाया है उसमें 15 एम्पियर का सॉकेट, या सपोज कीजिए कि आपने 15 एम्पियर के सॉकेट्स जो बड़े वाले होते हैं जिसमें हम लोग आयरन या फिर हम लोग भी यूज एसी वगैरह यूज करते हैं, तो उन सॉकेट्स में अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी अप्लायंस तो 15 एम्पियर मैक्सिमम करंट अप्लाई, अगर आपने उसमें एमसीबी लगा रखा है 15 एम्पियर का तो 15 एम्पियर मैक्सिमम अलाउंस करंट करेगा। उसके बाद जैसे ही वो ज्यादा हो जाएगा वो ब्रेक कर जाएगा। और एमसीबी में कोई डिले नहीं होता, जबकि एक बार को फ्यूज वायर में डिले हो सकता है सेफ्टी के मेजर्स में। एमसीबी में जितना अलाउंस करंट होता है उसके बाद वो नहीं अलाउ करती है, तो ये एमसीबी का फायदा होता है। ओके, दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस आप लिख दोगे और दूसरा आप, चलो अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और फिर हम लोग इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी जो चैप्टर्स में हमारे लॉज वगैरह है वो, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट वायर, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, बोलिए। सर क्वेश्चन 1 बताना है। क्वेश्चन 1 आंसर कीजिए। सर डी। डी, दिस सर डी। D. Okay. Which of the following correctly describe the magnetic field near a straight wire? The first one is, you are saying D. The field consists of concentric circle. Yes, बिल्कुल सही जवाब है। वायर जो होता है उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ही आपको देखने को मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब दे आर दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। यहाँ से इसको नीचे से ऐसे बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ऊपर को करंट जा रहा है, चलिए मुझे बताइए फटाफट से, इसी पे सवाल आ जाता है दोबारा से। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, बोलिए। विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इफ यू आर वाचिंग द करंट डायरेक्शन, आपको करंट की ऐसे गिवन है और आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, बोलिए फटाफट से, बोलिए फटाफट से। सर एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट आपको अप्रोच कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट आपको अप्रोच कर रहा है तो बेटा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, और दूर जा रहा है तो क्लॉक। और करंट आपसे दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज। अच्छा, जिस तरफ से करंट आपको अप्रोच कर रहा है कि आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझ गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आगे। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बताइए क्या जवाब होगा इसका। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? The process of charging a body, the process of generating magnetic field due to a current passing through the coil, producing induced current in the coil due to relative motion between the magnet and the coil, the process of rotating the coil in an electric motor। बताइए कौन सा जवाब लग सही तो है? सर सी रहा है। Exactly सर डी। बेटा सी, प्रोड्यूसिंग क्योंकि इंड्यूस करंट इन द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करना। ये मोटर के अंदर तो इंड्यूस करंट है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पर काम करता है? जनरेटर में। तो मोटर तो खत्म ही हो गया। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हुआ? क्योंकि मोटर है। दूसरा, ये वाला ऑप्शन क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इसके अंदर तो करंट पासिंग करती, जबकि करंट तो जनरेटर में प्रोड्यूस होता है, वो तो मोटर वाला केस हो गया ये भी इनडायरेक्टली। और चार्जिंग वाला बॉडी तो बिल्कुल ही गलत है। सो दैट इज सी। ओके, चलिए बताइए नेक्स्ट। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ ए। जनरेटर। ओके, essential difference between AC generator and DC generator is, AC जनरेटर में क्या होते हैं? स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होते हैं? कम्यूटेटर्स या स्प्लिट सर रिंग्स। एक सेकंड, स्लिप रिंग्स क्या होती हैं? स्लिप रिंग्स में बेटा कट नहीं होता है बीच में, और वो दो होती हैं ऐसे, एक यहाँ पर होंगी, मतलब एक आर्मेचर अगर हमारे पास है, जैसे एक हमारे पास आर्मेचर है, यहाँ पर ये आर्मेचर है, ये घूम रही है, तो स्लिप रिंग एक यहाँ पर होगा ऐसे, उसमें कट नहीं होगा बीच में, यानी ये दूसरी तरफ ऐसे जा करके आएगा। ठीक है, और एक और यहाँ पर होगा। तो एक वायर हमारा इस तरफ से अटैच होगा बुशेस से, और दूसरा वायर हमारा इस वाले बुशेस से अटैच होगा। तो ये दो अलग अलग मिलते हैं हम लोग को, स्लिप रिंग्स होते हैं। दे डू नॉट हैव कट बिटवीन देम। जबकि स्प्लिट रिंग्स में कट होता है, स्प्लिट रिंग्स इज जस्ट लाइक दिस, कट होता है ऐसे,
एक ही सर्कुलर होगा, दो नहीं होंगे, और ऐसे ये बुशेस से अटैच होंगे, और यहीं से आपको दो, एक वायर इससे मिलेगा आपको, एक वायर इससे मिलेगा। समझ आया? तो स्प्लिट रिंग्स एंड स्लिप रिंग्स मैं दिखा देता हूँ आपको, परेशान मत हो, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट को। स्लिप रिंग एंड स्प्लिट रिंग्स, ये डिफरेंस होता है स्लिप रिंग्स में और स्प्लिट रिंग्स में, ऐसे होते हैं। स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, दीज आर दी, सॉरी स्लिप रिंग्स, और स्प्लिट रिंग्स ऐसे होते हैं, इसमें कोई बीच में सर्कल बीच में नहीं कटता। दीज आर दी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये स्प्लिट रिंग्स है, देखो ये स्प्लिट है, स्प्लिट कर रखे हैं, और ये इसमें जिसमें बिल्कुल भी कट नहीं है, दीज आर द स्लिप रिंग्स। तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और दो होते हैं, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अलग अलग होते हैं। और डीसी में एक ही रिंग होगा, दो बीच में से कट होंगे, एक वायर यहाँ लगे एक वायर यहाँ लगे। पॉइंट समझ आया? स्प्लिट रिंग्स एंड स्लिप रिंग्स में समझ आया बेटा? यस सर। ये जी सर, आ गया सर। स्लिप रिंग्स, ये स्प्लिट रिंग्स। ओके, गॉट इट। चलो, तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का डिफरेंस आप लोग समझ चुके हैं। एसी और डीसी में क्या होता है, एक में कम्यूटेटर्स, कम्यूटेटर भी बोल सकते हो उसको, स्प्लिट रिंग्स को, और या फिर आप उसको स्प्लिट रिंग्स भी आप उसको बोल सकते हो, दैट दिस इज योर चॉइस। सो चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द स्प्लिट रिंग्स। कम्यूटेटर को आप स्प्लिट रिंग्स भी बोल सकते हो, कैन कॉल इट स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। समझ आया? डीसी जनरेटर स्प्लिट यस सर। रिंग, स्लिप रिंग्स। अच्छा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है बताइए? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो दो वायर्स एक साथ मिल जाते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, करंट जब फ्लो कर रहा है तो सी। हम लोग ने, ये हमारे पास एक वायर है, ये मान लेते हैं कि ये लाइव वायर है, और दिस इज द न्यूट्रल वायर, दिस इज द न्यूट्रल वायर। और हमें अगर कोई अप्लायंस, अपना फैन वगैरह कोई भी चीज चलानी है, तो हम लोग ने एक वायर इससे कनेक्ट किया, दूसरा वायर है बल्ब मान लेते हैं चलो, और दूसरा वायर इससे कनेक्ट किया, और ये हमारा वायर से बल्ब जो भी है हमारा ये डिवाइस, ये स्टार्ट ग्लोइंग, ये ग्लो करने लग जाएगा। अब कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से करंट जो है, या हमारी सम ऑफ द एनर्जी जो यहाँ से पास होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट हीट में, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वायर उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये सपोज कीजिए लाइव वायर आपस में कनेक्ट हो जाए, इफ दिस लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट कनेक्टेड, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए ऐसे, या ये दोनों ओवरलैपिंग की वजह से, किसी तरह से ओवरलोडिंग की वजह से हीट होंगे, क्योंकि ज्यादा लोड ज्यादा करंट पास होगा। सपोज कीजिए एक वायर है, उससे 5 एम्पियर करंट पास हो सकता है, लेकिन अगर आप इससे 10 एम्पियर करंट पास करवाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसकी जो ऊपर की कवरिंग है, इंसुलेटेड कवरिंग, वो जल जाएगी, और इसके बराबर में एक और वायर चल रहा है, हो सकता है कि वो न्यूट्रल वायर हो, तो ये दोनों आपस में हीट होने से गर्म हो जाएंगे, और इनका जो है वो दे विल मेल्ट अप, और मेल्ट अप होने से दोनों शॉर्ट सर्किट यानी एक साथ मिल जाएंगे। और शॉर्ट सर्किट जब होता है तो बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, यानी एकदम से सर्किट में बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाता है, या प्रोड्यूस तो नहीं हम बोलेंगे, मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट बिना किसी अप्लायंस के गए आपके लाइव वायर में ही, और न्यूट्रल वायर मतलब कॉपर वायर में ही आ जाता है। कॉपर वायर क्योंकि बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होता है, तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस, जब बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है पूरी वायरिंग खराब हो सकती है, पूरा सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है, द करंट इन द सर्किट क्या करेगा, रिड्यूस सब्सटेंशियली, या डू नॉट चेंज, इंक्रीज हेविली, और वेरी कंटिन्यूअसली। बताइए क्या जवाब होगा, बोलिए। सर सी। व्हाट विल बी योर आंसर? दैट वुड बी सी, सी, इंक्रीज हेविली, एकदम से बढ़ जाएगा। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताइए किस पे काम करता है? पढ़िए और फटाफट से बताइए, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है।
इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सही बात है ये, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही बात है गलत बात है? इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज इट करेक्ट? हाँ या ना बोलो फटाफट से। यस सर। ये करेक्ट है बेटा, मोटर में मैकेनिकल एनर्जी किससे कमाता है? ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उल्टा है ना ये तो। अच्छा उल्टा है, हाँ सर, सॉरी सर उल्टा है। दिस इज फॉल्स। दूसरा, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही बात है कि गलत है? बोलिए। इलेक्ट्रिक वर्क जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट आगे बताइए मुझे, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल करंट विल बी पैरेलल straight lines, a wire with green insulation is usually live wire with electrical supply, बताइए। अच्छा पहले सी का जवाब दीजिए पहले। सी तो फॉल्स है सर। हाँ हाँ पैरेलल होगा सेंटर पर, आपने पढ़ा भी है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, सही बात है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करंट ड्यू टू करंट मतलब सर्कुलर कॉइल वाला पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर पे एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, सेंटर पर एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर। बाकी जैसे जैसे आपको पोल्स पे जाएंगे वैसे वैसे कर्व चले जाएगी, तो सेंटर पर ये स्ट्रेट है। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि सेंटर पे स्ट्रेट होती है और साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो मतलब जिस तरफ से साउथ आपको दिखेगा उस तरफ से इसमें करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और जिस तरफ से नॉर्थ दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ आया? मतलब कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और इस तरफ से देखोगे तो करंट में मतलब वो क्लॉकवाइज दिखेगा आपको, यही चीज आपको क्लॉकवाइज। सो ये देखना होता है कि मैंने लिखाया भी है, और वैसे भी पता है कि यहाँ साउथ से नॉर्थ जा रहा है, यानी कि ये मैग्नेट के अंदर से पास होकर के जा रही है, और अगर साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ मतलब हम साउथ से नॉर्थ भी ना देखें, अगर मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे जा रही हैं, तो मैग्नेट के अंदर जो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल होती है और नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अगर ये इस तरफ से जा रही है और इस तरफ निकल रही है तो इसका मतलब ये वाला अंदर की तरफ ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, तो आप साउथ और नॉर्थ पोल डिटरमाइन कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। बोलिए बेटा, बोलिए, कर लेंगे आप? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अगर आपको कहीं से दिख रहा है कि ये एक सर्कुलर कॉइल है और किसी एक सर्कुलर कॉइल में आपको दिख रहा है कि कोई एक सर्कुलर कॉइल है, गोल कॉइल है, और उसके अंदर रिंग, उस रिंग में जिस एक तरफ से एंटर कर रही है और दूसरी तरफ से निकल रही है, तो जिस तरफ से एंटर कर रही है उस तरफ होगा नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से सॉरी साउथ पोल, और जिस तरफ से निकल रही है वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल। समझ आया? गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? ओके, इस तरह से हम लोग को करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव डन दिस वन आल्सो, और उसके बाद जहां पर हमारे पास आता है स्टेटस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताइए, द फीड एट द सेंटर, ये बिल्कुल सही जवाब है। द वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली अ लाइव वायर विद इन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये गलत है। लाइव वायर जो होता है ग्रीन कलर का जो होता है वो अर्थ वायर होता है। ब्लू और न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लू रेड कलर का जो होता है वो लाइव वायर होता है, और ब्लू या ब्लैक कलर का जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। ब्लू एंड ब्लैक न्यूट्रल, ब्लू या फिर ब्लैक होता है न्यूट्रल, ये लिख लो आप कहीं। उसके बाद आपको आगे मैं बोलूँ तो ये जो होता है आपका लाइव होता है रेड, रेड एंड न्यूट्रल सॉरी अर्थ वायर जो होता है अर्थ वायर इज ग्रीन। सर जी बोलिए। एक चीज पूछिए, ये न्यूट्रल है वो रखते क्यों है? बेटा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ना, हम लोग को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दो वायर की जरूरत पड़ती है, बीच में हम लोग को लगाना होता है। तो हम लोग को करंट को एक जगह से पहुंचाने के लिए दूसरी जगह पहुंचाना है। तो अगर मेरे पास लाइव वायर में हायर पोटेंशियल है तो मुझे दूसरी जगह लोअर पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा।
तभी तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, और बीच में हम लोग इसके कोई भी अप्लायंस को लगा सकते हैं जिसको भी हमने चलाना है। तो न्यूट्रल वायर जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है, और लाइव वायर जो होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है। तो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो कराने के लिए आपको आपको एक पोटेंशियल मतलब उसकी जरूरत पड़ती है। समझ आया? लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। बताइए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। दूसरा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग करंट कैरिंग कंडक्टर wrapped over a circle over soft iron core। समझ आया? by this two method producing magnetic field by using permanent magnet, and second by using current carrying insulated copper wire over a soft iron core। समझ आया? बोलिए समझ आया? जी सर। कोई डाउट इसमें? एक और बार बस थोड़ा सा। परमानेंट मैग्नेट को यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लीजिए, उसको रैप कर लीजिए करंट कैरिंग इंसुलेटेड वायर किसी सॉफ्ट आयरन कोर पर, जैसे सोलेनोइड बनाते हैं, और उससे भी आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आया? जी सर। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? चलिए टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, फिर बाद में बात करिएगा। हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलेनोइड जो है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है बताइए? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एंड एक्सप्लेन। हाँ हम लोग पता कर सकते हैं बार मैग्नेट की मदद से जब सोलेनोइड कैसे बिहेव करती है एज अ मैग्नेट। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर or an insulated copper wire or a current carrying current carrying wire, that when it is wrapped over a soft iron core, it behave as a magnet। वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो मैं इसके आंसर्स आपको सारे लिखे हुए भेज दूंगा। ओके तो किस सर तरह आपने इसकी अभी तक पीडीएफ भेजी है क्या मैग्नेटिक की? मैग्नेटिक की पीडीएफ? इलेक्ट्रिसिटी मतलब। इलेक्ट्रिसिटी की तो भेजिए। अच्छा मैग्नेटिक की नहीं भेजी ना, ठीक है सर, बस इसकी भेजिए सर। हाँ ठीक है, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। तो क्या कह रहा है ये यहाँ पे? ये कह रहा है यहाँ पर कि हम लोग सोलेनोइड को किस तरह से हाउ डज सोलेनोइड बिहेव एज अ मैग्नेट। सो सोलेनोइड कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज wrapped over a soft iron core, it start behaving like a magnet, like a permanent like a bar magnet, and one of its pole जो होता है वो होता है किसकी तरफ? इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, एंड अदर अगर हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड कर दे, if solenoid is freely suspended and the current is passed, then one of its end, one of its pole, one of its end will move, will point towards the north pole, and another will point towards the south pole, geographical south pole of the earth। समझ आया? इस तरह से बिहेव करती है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? हाँ हम लोग कर सकते हैं। इफ यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल टू द सोलेनोइड एंड इफ इट अट्रैक्ट, देन इट विल बी द साउथ पोल। अगर हम लोग को एक परमानेंट मैग्नेट को ले लेते हैं और उसके पास, ठीक है, can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of bar magnet? तो if we bring the north bar, अगर हम लोग बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल सोलेनोइड के पास लेके आते हैं, if we bring the north pole of bar magnet, okay, to the solenoid, and if it attract it, अगर वो अट्रैक्ट करती है सोलेनोइड को अट्रैक्ट करती है, तो that will be considered as south pole। और अगर वो रिपेल करती है, then that pole या that point or that end will be considered as नॉर्थ पोल, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। समझ आया? समझ आया कि आप कैसे सोलेनोइड का बार मैग्नेट की मदद से कर सकते हैं? बताइए।
और अगर बार मैग्नेट नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे? बार मैग्नेट नहीं दिया हो तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? तो आप सर देखेंगे, बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अगर करंट इन द कॉइल जिस तरफ से आप खड़े हैं उस तरफ से आपको कॉइल में यानी रैपिंग कॉइल में क्लॉकवाइज आपको दिखाई देता है, तो दैट पॉइंट दैट पोल विल बी कंसीडर्ड एज साउथ पोल। और दूसरा वाला जो होगा जिस तरफ से अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जेस्ट? कब किसी एक कंडक्टर को जब आप करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सॉरी, किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कब वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इट विल 90 एक्सपीरियंस डिग्री पे। मैक्सिमम फोर्स when the direction of the current or the current carrying conductor is perpendicular to the direction of magnetic field. It will experience the 90 डिग्री नहीं दे force सकते सर? if the direction of current carrying conductor is perpendicular to the magnetic field, is perpendicular to the magnetic field, direction of magnetic field. समझ आया? गॉट यस इट? सर। Yes, sir. अगर आपने नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को कुछ इस तरह से रखा और आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब कोई करंट एक्सपीरियंस होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो फोर्स, it will experience a maximum force if it is perpendicular, if the direction of current carrying coil or a conductor is perpendicular to the direction of magnetic field। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए फटाफट से। बोलिए। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग ऑन द चेम्बर विद योर बैक ऑन द वॉल। तुम्हारी दीवार, तुमने एक मतलब दीवार पर अपने बैक जो है वो आपकी वॉल की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन बीम आपकी तरफ, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक से, पीछे से, टुवर्ड्स द वॉल, फ्रंट वाली वॉल की तरफ आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है फ्रंट की तरफ आ रहा है। इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। इट इज डिफ्लेक्टेड, इट इज डिफ्लेक्टेड by a strong magnetic field to your right side। इसको इमेजिन कीजिए फटाफट से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बताइए किस डायरेक्शन में होगा? देखो, पीछे से आ रहा है इलेक्ट्रॉन और सामने वाली दीवार पर जा रहा है, और आपके लेफ्ट से राइट की तरफ फोर्स लग रही है, यानी लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट एक्सिस भी खत्म हो चुका है और ये वाला भी खत्म हो चुका है, पीछे से आगे वाला। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो दो ही होंगी, या तो ऊपर या नीचे। तो अब मुझे बताइए, विल इट बी अपवर्ड और डाउनवर्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ध्यान से समझिए और करके बताइए मुझे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इसमें, सिंपल सी बात है। जल्दी बताइए फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तनिष्का, हाउ आर यू बेटा? आर यू देयर? चलिए बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन आपके, मुझे बताइए आंसर इसका फटाफट से, अदरवाइज मैं बहुत डांटूंगा आप लोग को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फटाफट से बताइए। ये जो मिडिल वाली फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को और थंब फोर्स को। उसको सेट कीजिए और बताइए फटाफट से, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? बोलिए। कौन बच्चे हैं क्लास में, देखो तो।
सैयद करा दूंगा। ओके, तो नहीं समझ में आ रहा ना, क्यों भाई? देखो इलेक्ट्रॉन बेटा तुम्हारे पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन बताइए कैसे होगी? बोलिए फटाफट से, बोलिए फटाफट से, मैं लीव कर दूंगा। यान बोलो फटाफट से। पीछे से आगे। एक मिनट। पीछे से सर आगे ही तो आ रहा है, मतलब कि ऐसे क्या बताना है? बोलिए। डाउन। चलो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर आपके पीछे वाली दीवार से आपके सामने वाली पर जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो करंट की ओके डायरेक्शन सर। आपकी तरफ है। आप करंट को फील कर रहे हैं, फील करो कि करंट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। अब ओके सर। फोर्स जो है वो आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आते आते किस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट हैंड। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, यानी राइट साइड की तरफ है। तो फटाफट से ये आपने बना लिया पूरा ऐसे। ठीक है, इसको बना लीजिए ऐसे हाथ को, जैसे ये होता है। ये एकदम नीचे होनी चाहिए, ये सामने की तरफ, और ये ऐसे। अब इसको आप सेट कर लीजिए इस तरह से कि करंट जो है ये वाला मिडिल फिंगर ये आपकी तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ, सॉरी फोर्स जो है, फोर्स, ये जो फोर्स है वो आपकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बीच वाली यानी ये फोर फिंगर जो है दैट विल बी डाउनवर्ड, इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड हो गई, होगी कि नहीं हुई बोलो? जी सर, होगी सर। ठीक है, मैंने आपसे बोला था हमेशा थंब को अपने पैरेलल रखना है, पैरेलल, कोई ज्यादा हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थंब को आपने पैरेलल रखना है, तो वैसे भी फोर्स आपके पैरेलल में चली गई है, अगर नहीं होती तो आप घूम जाते। तो यहाँ पर देखिए कि ध्यान से, ज्यादा हाथ को ऐसे वैसे नहीं करना, ये थंब आपका पैरेलल होना चाहिए, तो थंब आपके पैरेलल है, ये थंब आपके पैरेलल हो गया, आपकी बॉडी के पैरेलल है, क्योंकि आप इस तरह से पैरेलल रख के आप किसी भी तरह इसको घुमा सकते हैं। थंब आपका पैरेलल होना चाहिए, यू कैन रोटेट इट। आपको ऐसे करके रोटेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी ऊपर नीचे, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी चेयर को घुमा लीजिएगा, लेकिन थंब आपके पैरेलल रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में भी। अब आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, राइट साइड में, यानी इस डायरेक्शन में आपका, ठीक है, राइट डायरेक्शन में आपका ये है, और अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में है आपका दैट इज मैग्नेट, मतलब दैट करंट इज अप्रोचिंग यू, तो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो देन इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। ओके, गॉट इट? समझ आया? जी सर, समझ आगे सर। आया? जी सर। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स इसमें दे रखी है, तो फोर्स को दे रखी होती है तो तब आपको मुश्किल होता है वो आईएमबी और उस वाला, लेकिन बड़ा सिंपल है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत ही आसान है। खैर छोड़ दो उसे, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से। तो रूल डाउन, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। लेवल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, एनसीईआरटी से। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, प्रिंसिपल मैंने लिखवा दिया, वर्किंग भी मैंने आपको लिखवा रखी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन द कंप्यूटर? स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है बताओ, इलेक्ट्रिक मोटर में बताओ, बोलिए इकरा, इकरा एंड इल्मा, बोलिए बेटा क्या जवाब होगा इसका? सर, it reverses the flow of current in every half rotation. हाँ, ये हर हाफ रोटेशन में करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स इज यूज्ड। बहुत सारी डिवाइसेस के नाम आप लिख दोगे, हजारों डिवाइसेस मिल जाएंगे आपको।
उसके बाद है द कॉइल इज एन इंसुलेटेड कॉपर एंड इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर. Coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil? बताइए. एक कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और उसमें एक बार मैग्नेट को उसमें आपने पुश किया, मतलब ऐसे कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है रिंग्स, और इसमें आपने बार मैग्नेट को इंसर्ट किया, तो क्या होगा बोलिए. सर फोर्स लगेगी इस इंड्यूस पे. करंट विल बी प्रोड्यूस इन द कॉइल. कॉइल में इंड्यूस करंट विथड्रॉन इनसाइड द कॉइल, तभी भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. पहले जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, जिसमें आपने पुश किया था, उस डायरेक्शन में जो मतलब वो जो इंड्यूस करंट था वो उसकी जो डायरेक्शन होगी, इस दफा जब आप बाहर निकालेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी. ठीक है. और दूसरी बात, द हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉइल. तो स्टेशनरी हेल्ड करने पर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसमें नो करंट विल प्रोड्यूस, नो करंट विल बी प्रोड्यूस. समझ आया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. Two circular coil A and B are placed close to each other. If the current carrying coil क्या कह रहा है, टू सर्कुलर कॉइल है हमारे पास A and B are placed close to each other, दोनों को एक पास पास रखते हैं. If the current in the coil A is changed, समझना है? सर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. Will the current be produced? Yes. क्योंकि देखो A कॉइल के अंदर अगर आप करंट को चेंज करते हो तो ये हमारे पास एक कॉइल है A, ठीक है, और इसके पास एक बी कॉइल को रख दिया गया है, ये इसके पास एक बी कॉइल को रख दिया गया है ऐसे. ये ए कॉइल है, ये बी कॉइल. अब आपको पता है कि अगर मैं ए कॉइल में करंट को चेंज करूंगा तो इसमें क्या चीज चेंज होगा, करंट के जाने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. व्हेन यू चेंज द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, देन द इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. समझ आया? ए कॉइल में मैग्नेटिक तो बनेगा, ए में आप करंट पास करोगे तो मैग्नेट तो बनेगा, लेकिन जैसे ही आप करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ करंट. समझ आया? जी सर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. बताइए. State the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor. बोलिए कौन सा रूल यूज होता है स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? Fleming left hand rule. बेटा राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. कौन सा? राइट हैंड थंब रूल. ओके. नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. उसके बाद सेकंड वाला बताइए. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. फोर्स, फोर्स का वर्ड जैसे ही आएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट किस में जाता है? मोटर में जाता है. फोर्स की भी बात चल रही है. फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, इट मींस इट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल याद रखिएगा. मोटर को आप लेफ्ट हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और मतलब राइट हैंड से आप उसको स्टार्ट कर पाएंगे. ऐसे उल्टे हाथ से तो जनरेटर को नहीं घुमा सकता, स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इट विल टेक टाइम. सो राइट हैंड रूल मतलब याद रखिएगा कि राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के लिए यूज किया जाता है, और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए यूज किया जाता है. और फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट जो है जैसे ही बढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर, इट मींस मोटर के अंदर ही करंट कैरिंग कंडक्टर होगा. और फोर्स की बात आ गई तो मतलब उसको रोटेट करना है, तो मतलब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही होगा. सर आज भी 45 तक होगी. हाँ क्या कह रहे हो बेटा? आज भी 45 तक होगी क्या? नहीं, बस क्लास खत्म करें.
बोलिए आगे, आगे बोलिए बेटा। ये तो हो चुका है हमारे पास द करंट। अच्छा, इंड्यूस करंट इन द कॉइल, बताइए कौन सा रूल यूज करेंगे? Fleming's right hand rule. Explain the underlying working and the principle of electric generator by drawing the label diagram, and what the function of brushes का क्या फंक्शन होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो अभी सिलेबस में नहीं है, वर्किंग वगैरह उसको छोड़ देते हैं। What when does an electric short circuit occurs? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब एक्सेस ऑफ करंट पास कर जाए, या दो लाइव वायर, या ओवरलोडिंग की वजह से होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करंट पास कराएंगे। मतलब मेन कॉज क्या होता है शॉर्ट सर्किट का? एक्सेस ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। एक्सेस करंट पास कब हो सकता है? जब जब आपके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाए, या फिर आपने ओवरलोडिंग कर रखी हो। जब आपने एक सर्किट से जितने करंट, जितना एम्पियर करंट निकलना चाहिए उससे ज्यादा आप उसको ले रहे हो, जब आपने ओवरलोड कर दिया। तो ओवरलोडिंग करने से करंट ज्यादा निकलता है, तो उससे भी हीट हो जाता है वायर, और वायर हीट होने से लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाते हैं, या वायर जल जाता है। तो यही मेन रीजन है शॉर्ट सर्किटिंग के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर मेटलिंग? अर्थ वायर का फंक्शन ये होता है कि अर्थ एक नेगेटिवली चार्ज का एक बंडल है, और जितना भी एक्सेस ऑफ करंट होता है, अगर किसी मेटलिक बॉडी से कांटेक्ट में है, लाइव वायर कांटेक्ट में आ गया है, तो अर्थ वायर उसको पूरा का पूरा नीचे अर्थ में भेज देता है। सो लाइव वायर से अगर मेटल बॉडी टच हो जाती है और उससे हम लोग टच हो गए, तो फिर हमें बहुत तेज करंट लगेगा। लेकिन जैसे ही लाइव वायर से, अगर किसी लाइव वायर किसी मेटल से कनेक्टेड है और मेटल, वो वाला मेटल अर्थ से कनेक्टेड है, तो फिर आपको करंट नहीं लगेगा। समझ आया? तो इसको भी मैं इसके आंसर्स लिखे लिखा है आपको भेज दूंगा। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें जितने भी मैं इसकी वर्कशीट आपको भेजूंगा, तो इससे प्रैक्टिस कीजिएगा जितना आपसे हो सके। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग